आज 22 अप्रैल है, जिसे पूरी दुनिया के लोग विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां आज भी जीवन संभव है। धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक संपदा को बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान है और मानव जैसे जैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, वैसे वैसे प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करके प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है। अगर हम अपनी सीमाओं को इसी तरह से लांघते रहे तो वे दिन दूर नहीं जब जीवन दायिनी धरती हमें अपनी सतह से मिटा देगी, क्योंकि हम लोग अपने विकास के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग एक भयावह चुनौती बन गई है और संकटों से पृथ्वी ग्रह पर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए मानव जाति को जागरूक करने हेतु हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इस पर देखें ये खास प्रस्तुति। विश्व पृथ्वी दिवस। इस संसार में माँ को भगवान से भी बढ़कर स्थान दिया गया है, क्योंकि वह न सिर्फ हमें जन्म देती है बल्कि हमें पाल पोस कर जीने और इस दुनिया में रहने के लायक बनाती है। माँ अगर पल भर के लिए भी हमसे दूर हो जाए तो कितना बुरा लगता है ना। और अगर खुदा न करे वह माँ बीमार हो जाए तो हम पर क्या बीतती है, यह हम ही जानते हैं। लेकिन माँ के प्रति यही प्रेम, भक्ति और भावना उस वक्त कहाँ चली जाती है जब हम प्रकृति पर अत्याचार करते हैं। एक माँ तो हमें जन्म देती है, पर यह पृथ्वी भी तो एक माँ ही है जो हमें न सिर्फ जीने के लिए स्थान देती है बल्कि हमें भोजन भी देती है। इसी पृथ्वी से जीने के लिए हवा मिलती है। भगवान ने पृथ्वी पर स्वर्ग बनाया, लेकिन इंसान ने नर्क। हम इतने अभिमानी कैसे हो सकते हैं? यह ग्रह हमेशा से हमसे शक्तिशाली था, है और रहेगा। हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। अगर हम अपनी सीमा लांघते हैं तो ये ग्रह बस हमें अपनी सतह से मिटा देगा और खुद जीवित रहेगी। वे इस बारे में बात क्यों नहीं शुरू करते हैं कि कहीं ये ग्रह हमारा ही विनाश न कर दे। आज विश्व भर में हर जगह प्रकृति का दोहन जारी है। कहीं फैक्ट्रियों का गंदा जल हमारे पीने के पानी में मिलाया जा रहा है, तो कहीं गाड़ियों से निकलता धुआं हमारे जीवन में जहर घोल रहा है और घूम फिर कर यह हमारी पृथ्वी को दूषित बनाता है। जिस पृथ्वी को हम माँ का दर्जा देते हैं, उसे हम खुद अपने ही हाथों दूषित करने में कैसे लगे रहते हैं। इस तरह पृथ्वी पर बढ़ते प्राकृतिक स्रोत का दोहन और प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी और विश्व स्तर पर लोगों को चिंता होनी शुरू हुई। आज ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। 22 अप्रैल 1970 को पहली बार इस उद्देश्य से पृथ्वी दिवस मनाया गया था कि लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। तो इस विश्व पृथ्वी दिवस पर राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने क्या जानकारी दी, वो भी आपको सुनवाते हैं। पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में 1970 से मनाया जा रहा है और आज की स्थिति यदि हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे भी ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण की चिंता सभी वैज्ञानिकों ने भी की है और 192 देश इसको ग्लोबल के रूप में काफ़ी चिंता व्यक्त करते हुए आज के दिन को लोग मनाते हैं। इसके पीछे एक ही मंशा है कि जलवायु साक्षरता, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग ठीक से किया जाए, जल, जंगल और जमीन तीनों की रक्षा और सुरक्षा संवर्धन कैसे किया जाए और साथ में लोगों में एक जागृति पैदा करके पृथ्वी के प्रति, पौधों के प्रति, पशुओं के प्रति हम किस प्रकार उनको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, जो हमारे एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में जो देखे जाते हैं। मैं आज के दिवस पर सभी देशवासियों को अपील करना चाहूँगा कि यदि पृथ्वी का संरक्षण नहीं हुआ, अवैध खनन बढ़ता रहा, पॉलीथीन की थैलियों का दुरुपयोग होता रहा या फिर कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग होता रहा, तो निश्चित रूप से हमारी धरती माता, हमारी जमीन संरक्षित और संवर्धित नहीं रह सकेगी। इसलिए आज के इस दिवस पर मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहूँगा और इतना आग्रह करना चाहूँगा, हम एक जागृति पैदा करके पूरे विश्व में आज पृथ्वी दिवस पर कम से कम एक एक पौधा उगाकर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की
सबसे मेरी प्रार्थना है, सबसे मेरी अपील है, ताकि जलवायु के जो परिवर्तन के जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक है। और पृथ्वी पे पड़ने वाला जो असर है, आज आपने देखा होगा ओजोन परत का काफ़ी डैमेज होती जा रही है, छेद होते जा रहे हैं। कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक और घातक सिद्ध हो रहे हैं। अंत में मैं सभी देशवासियों को मेरी ओर से ये अपील करूंगा कि पृथ्वी दिवस को सम्मानपूर्वक हम मनाएं, जन जागृति पैदा करें और देश के नागरिकों को अपना कर्तव्य निर्वहन के बारे में भी जानकारी दें। तो मैं समझता हूँ आज का दिवस मनाने का कोई सारगर्भित लाभ होगा। किसान भाइयों, विश्व पृथ्वी दिवस पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर US शर्मा ने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मना रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से आबादी का जो एक्सप्लोजन हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और दूसरा जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो रहा है, उस वजह से हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जहां बहुत बरसात होती थी, जैसा चेरापूंजी स्थान और हमारे राजस्थान में जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ पर बरसात हो रही है, वहाँ बाढ़ आ रही है। तो रेगिस्तान में तो बाढ़ आ रही है और जहाँ पानी होता था वहाँ अब अकाल पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, समय जो परिवर्तन हो रहा है वो पृथ्वी के इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चीज़ें घटित हो रही है। और इसमें प्लास्टिक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से जब ये किसान ज़मीन में खेत को जोतता है तो ये नीचे ज़मीन में हल्के साथ में नीचे चला जाता है। और चूँकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए कई वर्षों तक ये ज़मीन में रहता है। तो पानी का जो नीचे एक हार्ड क्रस्ट बन जाती है और पानी नीचे नहीं जाता है, तो इस वजह से भी फसल का बहुत नुकसान होता है। और दूसरा जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसमें भी बहुत कमी आ जाती है उसमें खेत में। तो इस वजह से हमें जो भी किसान भाई है हमारे, वो समय समय पर अगर प्लास्टिक हमारे किसी खाद के साथ में और किसी काम के साथ में हम कोई पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, वीडिसाइड्स ऐसे कंटेनर्स भी हैं, तो उनको भी हम इकट्ठा रखें और बाद में उनको नष्ट कर दें या कहीं एक जगह ज़मीन में गाड़ के नष्ट वो कर दें। अब कहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया डेवलप किए हैं साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, और जिसमें इसको प्लास्टिक को भी बायोडिग्रेडेबल बनाया जा रहा है। लेकिन अभी भी कॉमर्शियल स्टेज पे ये माइक्रोब्स की या इनकी बैक्टीरियाज की अवेलेबिलिटी नहीं है जिससे हम इसको कर लें। और शहरी क्षेत्रों में तो कई बार जो सीवरेज का है, पानी का है, नाली का है, सिर्फ प्लास्टिक, इसकी वजह से जो है पूरी नालियों में, घरों में पानी घुस जाता है और इसको क्लॉग कर देते हैं। तो इनके बहुत बड़े नुकसान जो है वो हो रहे हैं। तो हमें इसको बढ़ावा नहीं दे करके जैसे जैसे हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को ले, हम जब सब्जी लेने भी जाएं मार्केट में, कपड़े लेने भी जाएं, तो हम कपड़े की थैली साथ में ले जाएं और हम प्लास्टिक की थैली का कम से कम उपयोग करें। इस प्रकार से बढ़ावा करेंगे। और दूसरा, रूल्स के माध्यम से भी, नियम कानून बनाने के माध्यम से भी लोगों को जागरूकता अभियान भी हम चलाएं, जिससे जो है प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करते हुए हम अपने खेतीबाड़ी में भी अच्छे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वास, जीवामृत, इनका ऑर्गेनिक चीज़ों का अधिक उपयोग करें और केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी कम से कम उपयोग में लेते हुए इंटीग्रेटेड जो है वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को काम में लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी कृषि को भी फ़ायदा होगा। जो पृथ्वी दिवस है, हम इसको, पृथ्वी को बचाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा वातावरण दे जाएं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। किसान भाइयों, विश्व पृथ्वी दिवस पर श्रीकर नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर की निदेशक डॉक्टर नीलम यादव ने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। इस पृथ्वी दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई है वो 1970 में हुई है और इसको यूनाइटेड नेशंस ने इसको अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में इसको घोषित किया है। और हर वर्ष इसकी एक अलग अलग से थीम निर्धारित होती है, जिसके हिसाब से 193 देशों में इस अर्थ दिवस को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य ये है, जो कि हमारा जो वातावरण है या हमारी जो पृथ्वी है उसको सुरक्षित, संरक्षित रखना, और जिससे कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ वातावरण दे सकें। इस वर्ष का जो विषय है इंटरनेशनल अर्थ डे पे, वो प्लास्टिक को
रोकने के लिए है। हम इस दिवस को मनाने के साथ ये प्रण लें कि जो प्लास्टिक है उसको एक अलग से एक छांट के उसे रखें और मेन जो कचरा है घर का, जो मूल कचरा है, उसके साथ मिलाएं नहीं। और इसको जहाँ एक जो उठाने के लिए आता है, कचरा उठाने वाला आता है, उसको अलग से एक पॉलीथीन में बांध के दें। और इसको फिर उसके बाद में इसका जो सरकारी जो प्लांट्स हैं वहाँ पे इसको रिसाइकल किया जा सके। जिस तरह से वातावरण बदलाव हो रहा है उससे कृषि पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उस दुष्प्रभाव से बचाने के लिए हम लोग जो विश्वविद्यालय हैं नई नई किस्म निकाल रहे हैं विभिन्न फसलों की, जिससे कि वो किसान भाइयों तक पहुंच सके। हाई टेम्परेचर है या तापमान है या वर्षा बहुत जल्दी आ जाती है या वर्षा बहुत कम आ रही है, उस सब से फसल को बचाया जा सके। हर दिन हम इसके लिए प्रयास करें कि हमें अपनी जो धरती है इसको बचाना है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें कि हमारे पूर्वजन थे, उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा वातावरण दिया और उसी के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना है। अब हमें जागना व जगाना है। हर शहर, कस्बों और गांव में जाना होगा और कैसे बचाएं इस पृथ्वी को, यह दुनिया को सिखाना होगा। पृथ्वी के खतरे की त्रासदी, कहीं भूकंप, सुनामी तो ज्वालामुखी इत्यादि समस्याओं ने विवश कर दिया है कि आज हम इसकी सुरक्षा की ओर ध्यान दें। इस विकट समस्या से निपटने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयास करना होगा। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों जैसे अजोला, हरी खाद, अजेटोबैक्टर इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। जैव कीटनाशी जैसे नीम और करंज युक्त दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके जीवाश्म ईंधनों पर आश्रित न होकर सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। और अंत में आइए हम सब मिलकर यह वादा करें कि प्रति व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। रसायनों पर आश्रित ना हो और प्रकृति पर भरोसा करें, और तभी हम निर्माण कर सकते हैं शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त पृथ्वी का। झरबेरा एक आकर्षक फूल है, इसलिए बाजार में इसकी मांग अधिक है, जिसे देखते हुए इसकी खेती बहुत से किसान करने लगे हैं। लेकिन इसकी खेती पॉली हाउस में होने के कारण लागत अधिक आती है, लेकिन लाभ भी अधिक मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो लागत खर्च का फिक्र मत कीजिए, क्योंकि पॉली हाउस पर शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर इसकी खेती करें। लेकिन अच्छी गुणवत्ता के अधिक फूलों के उत्पादन के लिए खेती की तकनीक पर विशेष ध्यान दें। तो किस प्रकार से करें झरबेरा की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। परंतु इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पॉली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। बस जरूरी है कि इसकी खेती के लिए भूमि चुनाव से लेकर फूल को बाजार में बेचने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित करें। तो पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है,
झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबेरा की खेती रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहाँ तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। इसका रोपण बेड पर पंक्तियों में किया जाता है जिसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 35 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 वर्ग मीटर में 6 से 7 पौधे रखना उत्तम रहता है। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। छिड़काव विधि से सिंचाई करना अधिक लाभप्रद रहता है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके अलावा पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के साथ दिया जाए तो गुणवत्ता युक्त फूल पैदा होते हैं। हमेशा 2 से 3 माह के बाद मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए जिससे कि उर्वरक का प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाए तथा उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सुबह 6 से 7 बजे तक कर देना चाहिए जिससे पौधे उर्वरकों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं। कम से कम सिंचाई के लिए 12 घंटे के बाद उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है
गांव अड़तपुरा, जिला जयपुर के राजेंद्र कुमार ने। आपने नींबू के बाग में सिट्रस कैंकर रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। राम राम किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि नींबू की बागवानी में किसान भाइयों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं में जो नींबू के बगीचे में अपने को रोग देखने को मिलते हैं, उनमें जो मुख्य रोग है वो है सिट्रस कैंकर है। किसान भाइयों, इस रोग में पत्तियों, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग के मध्य से फटे खुरदुरे धब्बे दिखाई देते हैं। रोगी पत्तियां गिर जाती हैं, टहनियां और शाखों पर लंबे घाव बन जाते हैं, फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे फलों का किसानों को बहुत कम ही बाजार भाव मिल पाता है। सिट्रस कैंकर ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इस रोग के अंदर अपने को पत्तियों के साथ साथ टहनियों एवं फलों के ऊपर भी अपने को ब्राउन रंग के, भूरे रंग के उभरे हुए स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। ये जो बैक्टीरियल कैंकर है, इसका जो नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है, इसके द्वारा जो अपने जो मार्केट क्वालिटी होती है फ्रूट्स की, इसके जो फ्रूट बने हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण अपने को उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। अपन जब भी इसको मंडियों में बेचते हैं तो कस्टमर इसको खरीदते नहीं है कैंकर के कारण। इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त पत्तियों और टहनियों को काट कर नष्ट कर देवें। इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और तांबा युक्त कवकनाशी दवा रोग के दिखाई देते ही छिड़काव करें। 20 दिन के अंतराल पर इस छिड़काव को दोहराएं। किसान भाई इसकी रोकथाम करने के लिए अपने को एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम 50 लीटर पानी के साथ अपन स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर।